वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। अभिज्ञान क्लासेस के आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी कि सीपीसी के सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 की कुछ डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड एक सेक्शन है और इसकी कुछ डेफिनेशंस मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी और वो डेफिनेशंस थी 2 क्लॉज 1 में कोड की डेफिनेशन, 2 क्लॉज 2 में डिक्री की डेफिनेशन और 2 क्लॉज 3 में डिक्री होल्डर की डेफिनेशन। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 2 क्लॉज 4 यानी कि डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। कि जिला का मतलब क्या है कि आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा है। ठीक है, मतलब जो मेन सिविल कोर्ट है किसी जगह का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो उसकी जो भी मतलब अधिकारिता है, आरंभिक अधिकारिता, उसकी जो स्थानीय सीमाएं हैं उनसे मतलब यहाँ पर निकलता है और इसी को आगे हेयर इन आफ्टर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसे कोर्ट को ही आगे क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाएगा। एंड इंक्लूड्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट। और इसी में क्या इंक्लूड है? इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली अधिकारिता, मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भी आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 क्लॉज 5 की। 2 क्लॉज 5 क्या कहता है? फॉरेन कोर्ट की बात करता है। तो फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या है? विदेशी न्यायालय। विदेशी न्यायालय कौन से न्यायालय हैं? कि फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया, एक ऐसा कोर्ट जो इंडिया के बाहर स्थित है, एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्टिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो कोर्ट कैसा है? ना ही उसको एस्टेब्लिश किया गया है, ना ही उसको चलाया जा रहा है किसके द्वारा? बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा। मीन्स टू से कि फॉरेन कोर्ट कौन सा कोर्ट होगा? जो इंडिया के बाहर स्थित होगा और दूसरी चीज़ उसको उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसका ना तो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा ही उसको चलाया जा रहा है। तो वो कैसा कोर्ट हुआ? फॉरेन कोर्ट हुआ। और फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन हमें 2 क्लॉज 5 में मिल जाती है। अब आता है 2 क्लॉज 6 जो कि बात करता है फॉरेन जजमेंट की। तो फॉरेन जजमेंट की जब हम बात करें तो फॉरेन जजमेंट क्या कहता है? मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। मीन्स 2 क्लॉज 5 में आपको फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। तो फॉरेन कोर्ट के द्वारा, विदेशी न्यायालय के द्वारा दिया गया जो भी निर्णय होगा वो क्या कहलाएगा? फॉरेन जजमेंट कहलाएगा। ये 2 क्लॉज 6 से क्लियर हो जाता है। नाउ 2 क्लॉज 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको समझना है गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब क्या है। मीन्स जो जिसे हम गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं, जिसको सरकारी प्लीडर या सरकारी वकील ऐसे बोला जाता है। तो गवर्नमेंट प्लीडर का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट प्लीडर का क्या मतलब है? कि कोई भी ऐसा अधिकारी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट, उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किसने किया है? राज्य सरकार ने किया है। टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस। किस लिए किया है? कि जो भी फंक्शंस, मतलब सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए या कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर। मतलब कि गवर्नमेंट प्लीडर वो व्यक्ति है जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, या तो मतलब जो भी काम दे दिया जाएगा वो सभी फंक्शन उसको सरकार के बिहाफ पे, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे परफॉर्म करने होंगे, या फिर कोई अगर एक्सप्रेसली कोई स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया है तो उसको इस कोड में बताया गया है। ठीक है, इम्पोज्ड बाय दिस कोड। इस कोड में स्पेसिफिकली कहा गया है कि हाँ ये फंक्शन ये गवर्नमेंट प्लीडर परफॉर्म करेगा ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो वो क्या होगा? ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर। ये सब जो होगा वो फंक्शन परफॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट प्लीडर की होगी। एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। अब इसका मतलब कि केवल वो व्यक्ति नहीं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंक्शंस के लिए अपॉइंट किया गया, इसमें वो व्यक्ति भी गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन में आ रहा है। एंड ऑल्सो
एनी प्लीडर, कि कोई भी वो प्लीडर जो एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, जो गवर्नमेंट प्लीडर के डायरेक्शंस के आधार पर, मतलब कि गवर्नमेंट प्लीडर कोई भी आदेश दे रहा है या कोई भी डायरेक्ट कर रहा है कि आपको ये काम ऐसे करना है, तो अगर उसके सुपरविज़न में वो प्लीडर काम कर रहा है तो भी गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन में आएगा। ये हो गई आपकी 2 क्लॉज 7। अब 2 क्लॉज 7A की बात करें तो यहाँ पर हाई कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। हाई कोर्ट इन रिलेशन टू द हाई कोर्ट पर्टिकुलरली किसके बारे में, हाई कोर्ट इन रिलेशन टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मीन्स द हाई कोर्ट इन कैलकाटा। अगर कहीं पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के हाई कोर्ट के संबंध में बात की जाए तो वो क्या है, मीन्स द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। तो वहाँ पर आपको मीन्स अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का जो भी ज्यूरिसडिक्शन है वो किसके पास हुआ, हाई कोर्ट इन कैलकाटा, मीन्स कैलकाटा हाई कोर्ट के पास हुआ। 2 क्लॉज B की बात करें तो वो इंडिया की डेफिनेशन देता है, और एक्सेप्ट इन सेक्शन 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 88 और 87A मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कि वो इंडिया की डेफिनेशन में क्या दे रहा है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया है लेकिन जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड कर रहा है, हालांकि ये अभी चेंज हो गया है। 2 क्लॉज 8 की बात करें तो वो जज की डेफिनेशन दे रहा है। जज की डेफिनेशन का क्या मतलब है, जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, कि सिविल कोर्ट में जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कि प्रधान सिविल न्यायालय प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट में जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं, चाहे वो सिविल जज है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, चाहे वो एडीजे है, ठीक है, तो वो जो भी है जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको जज बोला जाएगा। ठीक है, जज की डेफिनेशन में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ जाता है। 2 क्लॉज 9 की बात करें तो जजमेंट की बात करता है। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट का क्या मतलब है, अब जज है तो वो क्या करेगा, जजमेंट दे सकता है। तो 2 क्लॉज 8 जज की डेफिनेशन क्लियर करता है और 2 क्लॉज 9 जजमेंट के बारे में बताता है। जजमेंट का मतलब क्या है कि वो कथन, वो स्टेटमेंट जो कि एक जज के द्वारा दिया गया, किस लिए दिया गया, और जो क्या है, ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। वो कथन, वो स्टेटमेंट कैसा है, वो डिक्री या ऑर्डर का आधार है, ग्राउंड है, तो वो जजमेंट है। तो 2 क्लॉज 8 में हमने पढ़ा जज और 2 क्लॉज 9 में हमने पढ़ा जजमेंट। ठीक है, अब आते हैं 2 क्लॉज 10 में। 2 क्लॉज 10 क्या कहता है, जजमेंट डेटर की बात करता है कि जजमेंट डेटर क्या करता है। जजमेंट डेटर मतलब निर्णीत ऋणी। ठीक है, तो जब निर्णीत ऋणी की बात की जाती है तो जजमेंट डेटर से क्या मतलब है, जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ट। जजमेंट डेटर का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध क्या किया गया है, और डिक्री हैज़ बीन पास्ट, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है, और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, या फिर एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जिसका कि एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, जिसका कि एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। जजमेंट डेटर का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट या तो डिक्री पास हुई है या ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जो कि जिसका कि एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है। तो ये हो गया 2 क्लॉज 10 जजमेंट डेटर। हमने नाउ आई कम टू सेक्शन 2 क्लॉज 11 द डेफिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, विधिक प्रतिनिधि कौन है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है वो व्यक्ति, अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, कि वो व्यक्ति जो कि मृतक व्यक्ति की संपदा को लॉ में रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। संपदा यानी कि उसकी प्रॉपर्टी का, मृतक व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जो प्रतिनिधित्व कर रहा है लॉ की दृष्टि में, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और इसमें वो व्यक्ति भी शामिल है। ठीक है, ये आगे डेफिनेशन कह रही है कि एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन, और इसमें वो व्यक्ति भी इंक्लूड है हु इंटरमीडियल्स, जो कि इंटरफेयर करता है, जो कि दखलंदाजी करता है विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, मृतक व्यक्ति की संपदा के साथ,
एंड वेयर अ पार्टी स्यूज, जहाँ पर एक पार्टी ने स्यू किया है, ठीक है, केस फाइल किया है और इज स्यूड, या फिर किसी पार्टी पर केस फाइल किया गया है इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो वहाँ मतलब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, रिप्रेजेंटेटिव वे में, प्रतिनिधित्व करने के सेंस में। द पर्सन ऑन हुम द स्टेट डिवॉल्व्स, ऐसे में वो व्यक्ति मतलब रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि द एस्टेट डिवॉल्व्स, कि वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाती है, जिसमें कि वो प्रॉपर्टी समाहित हो जाती है, जिसको वो प्रॉपर्टी मिलती है ऑन द मतलब जिसका उसके ऊपर एस्टेट पर उस प्रॉपर्टी पर जिसको हम लॉ की भाषा में कहें कि जिसको वो प्रॉपर्टी न्यागत होती है, जिसका जो उस प्रॉपर्टी का मतलब रिप्रेजेंटेटिव इन फ्यूचर होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है। तो ऑन हुम द एस्टेट डिवॉल्व्स, जिसमें कि वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाती है ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी, पार्टी की मृत्यु पर, जिसने कि क्या किया था, सो स्यूइंग और स्यूड, जिसने या तो केस फाइल किया था या जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया था। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका 2 क्लॉज 11 में है। इसके बाद 2 क्लॉज 12 मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ क्योंकि उसको अलग से बताऊंगी मैं, क्योंकि मैसने प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो दूंगी आपको। 2 क्लॉज 13 की बात करें तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करती है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड है, यहाँ पर बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी गई है 2 क्लॉज 13 में मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फसलें उगाई गई, मीन्स जो खड़ी फसल है वो किस में आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है। नाउ वी कम टू 2 क्लॉज 14। 2 क्लॉज 14 की अगर बात करें तो वो ऑर्डर की डेफिनेशन देता है। ऑर्डर में क्या कहा गया है, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड विच इज नॉट अ डिक्री। ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि ऑर्डर का मतलब क्या है, कि ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक औपचारिक अभिव्यक्ति है ऑफ एनी डिसीजन, मीन्स किसी भी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है ऑर्डर, किसके, ऑफ अ सिविल कोड, सिविल कोड के द्वारा दिए गए, मतलब सिविल कोड के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय की औपचारिक, किसी भी डिसीजन की औपचारिक अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। और ऑर्डर कैसा होता है, विच इज़ नॉट अ डिक्री, ऑर्डर डिक्री नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्डर क्या होगा, वो औपचारिक सिविल कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन की वो औपचारिक अभिव्यक्ति जो कि डिक्री नहीं है, वो ऑर्डर होता है, ठीक है। 2 क्लॉज 15 की बात करें तो वो प्लीडर की बात करता है। प्लीडर हमने गवर्नमेंट प्लीडर ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्लीडर हमने पढ़ा था 2 क्लॉज 7 में। अब यहाँ पर प्लीडर की डेफिनेशन है। प्लीडर की डेफिनेशन क्या आती है, प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एंटाइटल्ड है, ठीक है, जिसको ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, टू अपीयर हो सकता है एंड प्लीड, या फिर और प्लीड कर सकता है फॉर अनदर, दूसरे व्यक्ति के लिए इन कोर्ट, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्लीड करता है, कर सकता है दूसरे के लिए, जिस व्यक्ति मतलब उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी अन्य व्यक्ति के बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर होके प्लीड कर सकता है। और इसमें क्या आएगा, एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, प्लीडर में क्या इंक्लूड है, एडवोकेट इंक्लूड है, वकील इंक्लूड है, एंड एन अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का अटॉर्नी इंक्लूड है। अब 2 क्लॉज 16 की बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाई रूल्स। अब हर जगह पर, बहुत जगह पर आप जब पढ़ेंगे ऑर्डर्स में, सेक्शन में, तो लिखा रहेगा प्रिस्क्राइब्ड, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड। तो जो ये वर्ड आ रहा है प्रिस्क्राइब्ड, उसका क्या मतलब दिया जा रहा है कि प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाई रूल्स, जो कि रूल कहाँ पर है, ऑर्डर्स में, जो कि रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंगली, उसका मतलब जाएगा प्रिस्क्राइब्ड या विहित। तो आज के वीडियो में हमने 2 क्लॉज 16 तक पढ़ा है डेफिनेशन क्लॉज को। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अभिज्ञान क्लासेस के ये वीडियोज़ पढ़ने में स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सके।